बेटा आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था निषेचन घटनाओं के बारे में, जहां हमने समझा था बेटा कि किस प्रकार से दोहरा निषेचन होता है और किस प्रकार से त्रिक संलयन होता है। इसको समझने के बाद बेटा हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और एक छोटा सा टॉपिक जो एनसीईआरटी में दे रखा है कृत्रिम संकर, उसके बारे में समझा था। आज अपन पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? सर आज अपन पढ़ेंगे निषेचन पश्चात घटनाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? निषेचन पश्चात घटनाओं के बारे में आज अपन पढ़ेंगे बेटा, निषेचन पश्चात घटनाएं। इसको इंग्लिश में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं बेटा। इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है बेटा, ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें क्या क्या चीजें होते हुए दिखाई देगी? तो सबसे पहला तो बेटा हमें युग्मनज बनते हुए दिखाई देगा, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं। दूसरा बेटा दूसरा जो है बेटा वो हमें भ्रूणपोष बनते हुए दिखाई देगा। क्या बनते हुए दिखाई देगा? भ्रूणपोष। सेकंड आता है बेटा भ्रूणपोष, जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं बेटा। और तीसरा जो है बेटा, ये जो युग्मनज है ये हमें भ्रूण में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा, जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, और चौथा बेटा यही भ्रूण हमें बीज में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा। और जब ये जो बीजांड था, ये निषेचन के बाद जब बीज बन जाएगा तो उसके ऊपर जो अंडाशय थी बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो फल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 5 चीजें जो है वो हमें होते हुए दिखाई देगी निषेचन के बाद। तो इनको हम पढ़ेंगे किसके अंदर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? युग्मनज के बारे में। बेटा युग्मनज जो होता है उसी को हम इंग्लिश में जाइगोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। ठीक है, तो इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? जाइगोट कहते हैं। इस जाइगोट के बारे में कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। क्या? कि सर इसका जो निर्माण होता है वो बीजांड द्वार पे होता है। कहाँ होता है? बीजांड द्वार पे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इसी बीजांड द्वार पे 3 कोशिकाओं का समूह देखा था। फिर ये जो परागनली थी बेटा, ये परागनली क्या नर युग्मक लेके आई थी। तो नर युग्मक जो एक आएगा बेटा, वो नर युग्मक जो है यहाँ से मान लीजिए ये नर युग्मक आया, तो ये जो नर युग्मक यहाँ आया है वो इस मादा युग्मक के साथ संलयन करेगा। तो ये जो भाग है इसी को तो हम क्या कह रहे थे? सर इसी भाग को आप कह रहे थे बीजांड द्वार भाग। तो इसका निर्माण कहाँ होता है बेटा? बीजांड द्वार भाग में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा बेटा ये जो युग्मनज है ये बनता कैसे है? ठीक है, तो सर जो नर युग्मक है उस नर युग्मक का संलयन होता है किसके साथ? मादा युग्मक के साथ। और दोनों के संलयन से एक कोशिकीय संरचना बनती है। ध्यान देना बेटा, एक कोशिकीय संरचना। जो एक कोशिका बनेगी दोनों के मिलने से, उस एक कोशिका को आप क्या बोलोगे? युग्मनज बोलोगे। ठीक है, मान लीजिए बेटा इस एक कोशिका में क्या हो गया? माइटोसिस हो गया। तो अब ये एक कोशिकाएं कितनी हो गई? सर अब ये 2 हो गई। तो अब बेटा ये युग्मनज नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। तो आपको कब युग्मनज बोलना है? जब वो एक सिंगल कोशिका है। जैसे ही उसका विभाजन हुआ 2 बन गई, तो अब बेटा वो युग्मनज नहीं कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। तो मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये जो युग्मनज है आगे जाके यही किस में विकसित होगा? तो ये युग्मनज आगे जाके क्या बनाएगा? ये आगे जाके भ्रूण बनाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात?
फिर मैं बोलूं कि बेटा कोई भी जीव जो अपना जीवन स्टार्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मेरा जो जीवन स्टार्ट हुआ है वो एक युग्मनज से ही तो हुआ है। उसी युग्मनज में धीरे 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 विभाजन हुआ होगा, तो 9 महीने मां के पेट के अंदर मेरा निर्माण हुआ होगा, और अब भी जो हो रहा है वो उसी एक कोशिका की बदौलत ही तो हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी जीव जो है वो एक सिंगल कोशिकीय संरचना से अपना जीवन स्टार्ट करता है, उसे हम युग्मनज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है सर, ये सारी बातें थी किसके बारे में? युग्मनज के बारे में। बेटा ध्यान रखना, युग्मनज किसको बोलेंगे? तो सर नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से या संलयन से एक कोशिकीय संरचना बनेगी। उस एक कोशिका को आप क्या नाम दोगे बेटा? सर उस एक कोशिका को हम युग्मनज नाम देंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा दूसरा, क्या सर? भ्रूणपोष। बेटा ये जो भ्रूणपोष होता है, इसी भ्रूणपोष को हम किस नाम से जानते हैं? सर इस भ्रूणपोष को आप एंडोस्पर्म बोलते हो। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है पहले तो आप वो समझिए, बाकी बातें इसके बाद में समझेंगे। तो निर्माण की बात करें बेटा, तो इसका जो निर्माण होता है उसमें बेटा एक नर युग्मक जो है, वो नर युग्मक केंद्रीय कोशिका, जिसमें n+n 2 केंद्रक अवस्था है, जिसको हम केंद्रीय कोशिका बोल रहे हैं, इनके संलयन से जो एक कोशिका बन रही है, जिसकी गुणिता कितनी है बेटा? 3n है। तो ये जो एक कोशिका बनी है, इस एक कोशिका को आप बोलोगे बेटा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। बेटा अगर इसी को मैं इंग्लिश में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? सर आप बोलोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और अगर इसके केंद्रक की बात कर ले तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब बेटा मान लीजिए इस कोशिका में क्या हुआ? सर इसमें विभाजन हुआ, और अगर इसमें विभाजन होगा तो ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी, और ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं जो बनेगी उसी को आप क्या बोलोगे? सर उसी को हम भ्रूणपोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भ्रूणपोष बोलेंगे। ठीक है, ये जो भ्रूणपोष है सर, इसका कार्य क्या है? तो बेटा इसका कार्य है जो युग्मनज से भ्रूण बनेगा उस भ्रूण को क्या प्रदान करना है? पोषण प्रदान करना है। अब क्योंकि इसका काम है युग्मनज को पोषण प्रदान करना, तो आप खुद सोच के देखो, सॉरी भ्रूण को पोषण प्रदान करना, तो आप खुद सोच के देखो, जो पोषण प्रदान करेगा क्या पहले उसको बनना चाहिए या पहले भ्रूण को बन जाना चाहिए? तो आप खुद बोलोगे कि सर जो पोषण प्रदान करता है पहले उसका निर्माण होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं, एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है। क्या बोलती है सर एनसीईआरटी लाइन? तो एनसीईआरटी बोलती है बेटा कि इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण भ्रूण जनन से पहले होता है, या इसका विकास जो है वो भ्रूण जनन से पहले होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका काम है उसको पोषण प्रदान करना। ठीक है, फिर बेटा इसके टाइप की बात करें तो आपको जो है भ्रूणपोष जो है बेटा वो 3 तरह का देखने को मिलता है। कौन कौन सा? तो बेटा सबसे पहला जो आपको टाइप देखने को मिलता है वो होता है बेटा मुक्त केंद्रकीय। मुक्त केंद्रकीय, एक सेकेंड, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, इसी को इंग्लिश में हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं मुक्त
कोशिकीय भ्रूणपोष, इसको हम बोलते हैं फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। और लास्ट जो आता है बेटा उसको हम बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक, पहले मुक्त केंद्रीय को समझिए। देखिए बेटा, मैंने कहा कि इन सब एंडोस्पर्म का निर्माण जो है वो एक कोशिका से होता है, जिसको हम प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बोलते हैं। अब ये जो कोशिका है बेटा, इसके बीचों बीच जो है वो एक 3n वाला केंद्रक है। अब होना क्या चाहिए, विकास के लिए विभाजन होगा। विभाजन के लिए पहले क्या होता है बेटा, पहले आप ये समझिए कि एक कोशिका जब विभाजन करती है तो उसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है। और उसके बाद पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और उसके बाद बेटा वो दो कोशिका में, जिसको कोशिका विभाजन बोलते हैं। ऐसा इन जनरल होता है। लेकिन बेटा जो मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष है, इसमें क्या होता है कि सर ये जो प्राथमिक एंडोस्पर्म सेल है इसमें माइटोसिस होगा, लेकिन उस माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। यानी सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा। तो ऐसी वाली संरचना में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेंगे, सर मुझे सिर्फ और सिर्फ मुक्त केंद्रक देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फ्री केंद्रक देखने को मिलेंगे। तो ऐसा वाला एंडोस्पर्म जिसमें आपको बहुत सारे केंद्रक देखने को मिले, इसको आप क्या बोलोगे, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें हम एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, कि इसमें सर एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये लिख सकते हैं कि इसमें बेटा कोशिका विभाजन में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस, भाई कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इसीलिए आपको इससे बनने वाली संरचना में बहुत सारे मुक्त केंद्रक देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या है सर इसके, तो बेटा एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल आता है क्या, इसका एग्जाम्पल आता है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। नारियल पानी जो होता है वो एक एग्जाम्पल होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, ठीक है। फ्री सेलर में क्या होता है, तो बेटा फ्री सेलर में वही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होगी, इसमें क्या होगा सर, इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और तुरंत इसमें क्या हो जाएगा बेटा, साइटोकाइनेसिस। तो इससे जो संरचना बनेगी बेटा, इससे जो संरचना बनेगी उसमें होगा क्या सर, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित हो जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे केंद्रक थे, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है सर, इसमें कोशिका विभाजन जो होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन, तो कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद क्या हो जाता है सर, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस तो हो ही रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस, यहां पे ये वाली चीज नहीं हो रही थी। तो इसीलिए इस वाली संरचना में आपको बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई देगी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म। फिर बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या सर, इसका एग्जाम्पल है जो व्हाइट पार्ट होता है, किसका, नारियल का। नारियल का जो व्हाइट भाग होगा बेटा उसे हम मुक्त कोशिकीय एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल मानेंगे, ठीक है। हेलोबियल आप वैसे ही नॉर्मली इन जनरल याद कर सकते हो कि ऐसा भ्रूणपोष जिसमें आपको दोनों अवस्थाएं देखने को मिले, यानी पहले आपको मुक्त केंद्रीय अवस्था देखने को मिले और उसके बाद मुक्त कोशिकीय अवस्था में। तो मैं ऐसा बोलता हूं
कि ये जो है बेटा ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्लस फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म, इन दोनों को मिला ले तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलेंगे। यानी शुरुआती समय में तो बहुत सारे मुक्त केंद्रक बनेंगे और उसके बाद वही मुक्त केंद्रक जो है मुक्त कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? इतना समझ में आया? जी सर। तो मैंने आपको बेटा भ्रूणपोष क्या होता है उसके बारे में सारी बातें समझा दी और वो कितने टाइप का होता है उसके बारे में सारी बातें समझा दी। अब जो युग्मनज बना था बेटा, अब वो युग्मनज किस में कन्वर्ट होगा? सर वो युग्मनज डेवलप होगा भ्रूण के अंदर। किस में डेवलप होगा? भ्रूण के अंदर। बेटा इसी भ्रूण को हम क्या कहते हैं? सर भ्रूण को इंग्लिश में हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहते हैं भ्रूण। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए सर? कि जो युग्मनज है उस युग्मनज से भ्रूण निर्माण की जो प्रक्रिया होगी बेटा, उस प्रक्रिया को आप किस नाम से जानोगे? सर उस प्रक्रिया को या तो हम एम्ब्रियो जेनेसिस कह सकते हैं या फिर हम उसको एम्ब्रियोजेनी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? तो बेटा इसका जो निर्माण होता है वो वहीं होता है जहाँ युग्मनज होता है। कहाँ? बीजांड द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये जो भ्रूण है, तो शुरुआती भ्रूण जनन जो होता है बेटा, शुरुआती स्टेज वाला शुरुआती भ्रूण जनन जो होता है वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है बेटा। दोनों के अंदर शुरुआती भ्रूण जनन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, ठीक। अब हम सेम होता है तो कैसे होता है सर? तो आइए हम भ्रूण जनन कैसे होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये जो भ्रूण जनन है ये कैसे होता है? तो बेटा भ्रूण जनन में क्या होता है, सारी स्टेज जो है मैं आपको यहाँ पे इस जगह बता रहा हूँ ना, यहाँ से देखिए। शुरुआत में क्या होता है सर? शुरुआत में ये जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश में यहाँ पे युग्मनज बना हुआ रहता है और यहाँ पर सर बन चुका होता है क्या? भ्रूणपोष। अब ये जो युग्मनज है बेटा इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है माइटोसिस। और बेटा जैसे ही इसमें माइटोसिस होगा तो एक दो कोशिकीय अवस्था का भ्रूण बनेगा। इस दो कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को आप क्या बोलते हो? प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं हम? प्रो एम्ब्रियो। ये प्रो एम्ब्रियो जो है इसमें दो कोशिकाएं होती है बेटा। ऊपर वाली कोशिका को आप सस्पेंसर कोशिका बोलते हो और इस वाली कोशिका को आप बेटा भ्रूण कोशिका कहते हो। सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल। अब बेटा इसमें वापस से डिवीजन होगा। वापस से डिवीजन होने के कारण ये जो सस्पेंसर है बेटा, ऊपर की तरफ तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर? ऊपर की तरफ इस तरीके से भ्रूणपोष देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ बेटा ये भ्रूण कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है सर? ऊपर की तरफ तो ये क्या है? भ्रूणपोष है और इन दोनों को जो पार्ट जोड़ रहा है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सस्पेंसर। और ये जो नीचे भ्रूण बना है इस भ्रूण में कितनी कोशिकाएं होगी? अभी 8 कोशिकाएं होगी। कितनी होगी?
8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाली अवस्था को हम बोलेंगे ऑक्टेव एम्ब्रियो। ऑक्टेव इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर कितनी कोशिकाएं हैं सर? 8 कोशिकाएं। तो मैंने कहा भाई युग्मनज जो था उसमें माइटोसिस हुआ, 2 कोशिका वाला भ्रूण बना, उसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, जिसमें एक सस्पेंसर कोशिका है और एक भ्रूण कोशिका है। फिर उसके बाद थोड़ा और विभाजन हुआ तो ये सस्पेंसर जो है ये कोशिका से एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो सस्पेंसर बना है सर, इसका काम क्या है? तो बेटा इसका कार्य है इस भ्रूणपोष से पोषण प्रदान करवाना, या पोषण का जो है वो संचरण करवाना। कहां तक? भ्रूण तक। तो इसका काम क्या है? जो पोषण है बेटा उसका संचरण करवाना, ट्रांसफर करवाना। ठीक है, ठीक। अब सर इस ऑक्टेव से आगे क्या होता है? तो ऑक्टेव जो होता है बेटा, उस ऑक्टेव से अभी तक क्या हुआ देखिए। सबसे पहले अभी तक यहां पर जो था वो एक कोशिकीय संरचना थी जिसे हमने युग्मनज बोला, जिसमें माइटोसिस हुआ तो सर एक 2 कोशिकीय भ्रूण बना। फिर इसमें माइटोसिस हुआ बहुत बड़ा, तो उसमें सर ऊपर की तरफ तो ये भ्रूणपोष है और नीचे की तरफ एक 8 कोशिका वाला भ्रूण बना जिसे हम ऑक्टेव बोलते हैं। अब क्या होगा? अब बेटा ये जो ऑक्टेव है ये थोड़ा सा बड़ा होगा और ये गोल हो जाएगा। तो ये जो गोल संरचना बनी है इसको हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं। ग्लोब जैसा, जैसे ग्लोब होता है ना वैसा बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है। फिर ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, अब देखो इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, फिर ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है सर, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो आगे और कन्वर्ट होगा। एक सेकेंड। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है वो आगे और बदलेगा और फाइनली क्या बनाएगा सर? फाइनली ये हार्ट शेप का भ्रूण बनाएगा। ठीक है। तो ये जो हृदय आकार भ्रूण होगा इसको हम हार्ट शेप एम्ब्रियो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हार्ट शेप एम्ब्रियो। हाँ, ये क्या हो गया सर? हार्ट शेप एम्ब्रियो हो गया। ठीक है। इसको, इस स्टेज को क्या बोलोगे? हार्ट शेप एम्ब्रियो। और फाइनली एक एम्ब्रियो बनेगा जिसके अंदर भ्रूणपोष थोड़ा सा बचेगा, और वो जो भ्रूण होगा बेटा वो सबसे ज्यादा परिपक्व होगा। उस वाले भ्रूण को हम किस नाम से जानेंगे सर? उस वाले भ्रूण को आप जानोगे मैच्योर एम्ब्रियो के नाम से। इस मैच्योर एम्ब्रियो में बेटा ये जो 2 होते हैं इनको हम बोलते हैं बीजपत्र, कोटियोलेडर। और ये जो जगह होती है बीजपत्रों के बीच में इसे हम बोलते हैं बेटा प्रांकुर। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं बेटा, वो ये समझते हैं कि जो पार्ट ऊपर होगा उसे प्रांकुर बोलेंगे और जो नीचे होगा उसे मूलांकुर, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट को सही रखना, जो बीज पत्र के बीच में होगा वो प्रांकुर होगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ये होगा बेटा मूलांकुर। और ये क्या होगा बेटा? ये होगा सस्पेंसर। और ये क्या होगा? ये होगा बेटा भ्रूणपोष। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अगर हम चलें स्टेज को स्टेज चलें तो ये क्या था सर? ये था प्रो एम्ब्रियो। ये क्या है सर? ये ऑक्टेव एम्ब्रियो। उसके बाद ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप और फिर मैच्योर। बेटा ये जो डेवलपमेंट होता है यहां तक, ये मोनोकोट और डाइकोट जो होता है उनमें सेम होता है।
ठीक है। ये सारी की सारी स्टेज मोनोकोट और डाइकोट में बिल्कुल सेम होती है, लेकिन मैच्योर एम्ब्रियो के बाद बेटा डाइकोट एम्ब्रियो अलग बन जाता है और मोनोकोट एम्ब्रियो अलग बन जाता है। देखिए एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा है, ध्यान से समझिए बेटा। ये है युग्मनज, एक सेकेंड, ये क्या है बेटा सर? ये है युग्मनज। ये क्या है? क्या हो गया? ये है बेटा युग्मनज। इस युग्मनज में माइटोसिस हुआ तो दो कोशिकीय की अवस्था बनी, जिसे हम क्या बोलेंगे? इस वाली अवस्था को हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद बेटा प्रो एम्ब्रियो से एक अवस्था और बीच में आती है जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, फिर भी आप याद रख लेना। ऑक्टेव के बाद बेटा जो अवस्था आती है उसे हम बोलते हैं गोलाकार भ्रूण, जिसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो भी बोलते हैं। और आपको ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है सर? ये भ्रूणपोष है। फिर ये ग्लोबुलर से कैसा हार्ट शेप बनता है? हाँ देखो, इस सस्पेंसर को हम हिंदी में निलंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलंबक। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ऊपर ये भ्रूणपोष है। ये अगर आप ध्यान से देखो तो भ्रूणपोष देखो छोटा होता जा रहा है ना। फिर ये हार्ट शेप से परिपक्व यानी मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, जिसमें दो बीज पत्र होते हैं और ये दोनों बीज पत्रों के बीच में जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? प्रांकुर। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि नीचे जो होगा वो मूलांकुर ही होगा। दो बीज पत्रों के बीच में जो होगा वो प्रांकुर, और ऊपर की तरफ ये वाला जो पार्ट होगा ये मूलांकुर होगा। ठीक है, ये सारी की सारी बातें दे रखी है किसने? एनसीईआरटी ने। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है। अब जब ये परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व, भाई ये सारी स्टेज जो है ये तो सेम है मोनोकोट और डाइकोट में, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में। लेकिन जैसे ही परिपक्व होगा फिर मोनोकोट अलग बनाएगा, डाइकोट अलग बनाएगा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में सर? सबसे पहले देखते हैं हम डाइकोट भ्रूण के बारे में, द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में। किसके बारे में? द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में। इसको हम डाइकोट एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूण बोल लो या डाइकोट एम्ब्रियो बोल लो। ठीक है बेटा, डाइकोट एम्ब्रियो जो है, डाइकोट क्या कोई सा भी एम्ब्रियो अगर आप लो तो हर एक जो भ्रूण होता है इस भ्रूण में दो चीजें होती है। एक तो होगा भ्रूणीय अक्ष, जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस भी बोलते हैं, और दूसरा होगा बेटा बीजपत्र। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं समझने के लिए, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए बेटा, मान लीजिए ये वाला जो डाइकोट एम्ब्रियो है वो ऐसा है। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों जो है ये है बीजपत्र। ठीक है, ये बीजपत्र बेटा एक पर्टिकुलर जगह जुड़ रहे होंगे। तो जिस जगह ये जुड़ रहे होंगे उस जगह को बोलेंगे हम लेवल ऑफ कोटियोलेडोन, बीजपत्र स्तर। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बीजपत्र स्तर। ठीक है, ठीक। अब सबसे पहले भ्रूणीय अक्ष की बात करते हैं। बेटा भ्रूणीय अक्ष क्या होता है? इस भ्रूण के अंदर एक इमेजिनरी लाइन होती है बेटा। हालांकि वो लाइन रियल में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन होती है बेटा। एक सेकेंड, और अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड है ना बेटा, एक इमेजिनरी लाइन होती है। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं?
सर उस इमेजिनरी लाइन को जो है वो हम कहते हैं भ्रूणीय अक्ष। क्या कहते हैं? भ्रूणीय अक्ष। भ्रूण के अंदर एक इमेजिनरी लाइन होती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? सर उसको कहते हैं हम भ्रूणीय अक्ष। तो ये क्या है? सर ये है भ्रूणीय अक्ष। इस भ्रूणीय अक्ष के दो भाग होते हैं। वो भाग जो इस लेवल ऑफ कोटियोलेडन से ऊपर हो, उस भाग को आप बीजपत्रों परिक कहते हैं। ठीक है। और वो भाग जो इस लेवल ऑफ कोटियोलेडन से नीचे हो, उसे आप क्या कहते हो? सर उसे कहते हैं बीजपत्राधार। इंग्लिश में बात करें बेटा तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं एपिकोटाइल। ठीक है। मैंने कहा कि एक बीजपत्र में दो चीजें होती है, भ्रूणीय अक्ष और बीजपत्र। भ्रूणीय अक्ष क्या होता है? तो बेटा भ्रूणीय अक्ष जो होता है, भ्रूणीय अक्ष क्या है? तो बेटा भ्रूणीय अक्ष जो है वो और कुछ नहीं, वो एक क्या है? इमेजिनरी लाइन है। एक इमेजिनरी लाइन है और इस इमेजिनरी लाइन के हमने दो भाग कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? दो भाग कर दिए हैं बेटा कि ये भ्रूणीय अक्ष जो होती है इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? तो ये दो जो भाग होते हैं बेटा, इन दो भाग में एक भाग जो होता है उसको तो हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बीजपत्रों परिक। क्या कहते हैं? बीजपत्रों परिक। और दूसरा जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजपत्राधार। क्या कहते हैं? बीजपत्राधार। इंग्लिश में इसको एपिकोटाइल बोलते हैं, इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ठीक है। अब हल्का सा नहीं, इसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं, इसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। तो मैंने आपको बोला कि एपिकोटाइल क्या है? तो सर एपिकोटाइल वो हिस्सा है, एपिकोटाइल सर, एपिकोटाइल सर ये मान लीजिए, सॉरी, ये मान लीजिए बेटा द्विबीजपत्र का परिपक्व एम्ब्रियो है। तो मैंने कहा एपिकोटाइल वो हिस्सा होगा बेटा, एपिकोटाइल वो हिस्सा होगा, अरे अरे अरे, एपिकोटाइल, ये क्या आ गया? एपिकोटाइल बेटा वो वाला हिस्सा होगा। एपिकोटाइल क्या होगा? सर एपिकोटाइल वो वाला हिस्सा होगा जो लेवल ऑफ कोटियोलेडन से ऊपर की ओर होगा। भ्रूणीय अक्ष का वो हिस्सा होगा जो लेवल ऑफ कोटियोलेडन से ऊपर की ओर होगा। इसे आप क्या बोलोगे? सर इसे एपिकोटाइल पार्ट बोलेंगे, बीजपत्रों परिक। और इस लेवल ऑफ कोटियोलेडन से जो हिस्सा नीचे की ओर होगा बेटा उसको आप क्या बोलोगे? सर उसको हाइपोकोटाइल भाग बोलेंगे। ठीक है। तो इस एपिकोटाइल जिसको हम बीजपत्रों परिक बोल रहे हैं, अगर आप इसके बारे में ध्यान से देखो, क्या बोल रहे हैं हम इसको? बीजपत्रों परिक। ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में कि सर बीजपत्र स्तर से, बीजपत्र स्तर से ऊपर वाला हिस्सा, बीजपत्र स्तर से ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ध्यान से देखिए क्या है? बीजपत्र स्तर से ऊपर वाला भाग, जो भाग होगा इस बीजपत्र स्तर से, उसको आप क्या बोलोगे? बीजपत्रों परिक बोलोगे। कहां समाप्त होता है ये? तो सर ये समाप्त होता है जहां पर ये वाला हिस्सा जिसको हम प्रांकुर भाग बोल रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसको प्लेम्यूल बोला जाता है।
तो ये कहां समाप्त होगा? जहां प्रांकुर भाग समाप्त होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक। अब सर ये प्रांकुर क्या है, तो वो भी यहां लिख देते हैं। प्रांकुर जो है वो भाग है भ्रूण का जो आगे जाके शूट सिस्टम बनाए। शूट सिस्टम बनाए। शूट सिस्टम क्या होता है? तो बेटा जमीन से ऊपर जो हिस्सा होता है पादप का, इसको हम बोलते हैं शूट, और नीचे वाला हिस्सा रूट। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा सर? रूट कहलाएगा। ठीक है, तो प्रांकुर भाग जो होता है बेटा वो क्या बनाता है? शूट सिस्टम बनाता है। ये हो गया किसके? एपिकोटाइल भाग। हाइपोकोटाइल की बात करें बेटा, तो हाइपोकोटाइल क्या होता है? तो सर ये जो लेवल ऑफ कोटियोलेडन है, बीजपत्र स्तर है, इससे नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसे हाइपोकोटाइल बोलेंगे। तो ये लिख लेते हैं क्या कि सर बीजपत्र स्तर से नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग। ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये बीजपत्र स्तर से नीचे वाला जो भाग होता है ना बेटा, ये सिलेंडर की तरह होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बेलनाकार होता है। ठीक है, ये कहां समाप्त होगा? तो बेटा ये समाप्त होता है जहां पे क्या समाप्त होगी सर? जहां पर मूलांकुर भाग समाप्त होगा। जहां पर मूलांकुर भाग, जिसको हम रेडिकल भी बोलते हैं बेटा, जहां मूलांकुर भाग या रेडिकल समाप्त होगा, वहीं पे क्या समाप्त होगी? वहीं पे सर ये भ्रूणीय अक्ष का हाइपोकोटाइल पार्ट होगा। तो ये कहां समाप्त होगा? तो मैं बोल देता हूं कि ये मूलांकुर, जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर की समाप्ति पर, जहां मूलांकुर भाग समाप्त होगा वहां ये समाप्त होगा। अब सर मूलांकुर क्या होता है? तो बेटा ध्यान से सुनिए, मूलांकुर वो भाग होता है जो आगे जाके रूट सिस्टम बनाए। वो भाग जो आगे जाके रूट सिस्टम बनाए उसे हम मूलांकुर भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलांकुर भाग बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? ये जो मूलांकुर भाग होता है बेटा, ये कवर होता है, ये आवृत होता है किसके द्वारा? एक परत के द्वारा, जिसे आप क्या बोलते हो? मूल गोप। तो सर मुझे सारी बातें समझ में आ गई है। अब सारी बातें समझ में आ गई तो ये डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए बेटा, इस डायग्राम में एनसीईआरटी में ये जो भाग है इसको हम प्रांकुर भाग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रांकुर भाग बोल रहे हैं। इस भाग को क्या बोल रहे हैं बेटा? प्रांकुर, है ना। अब इस प्रांकुर भाग से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर इस प्रांकुर भाग से? तो बेटा ये जो प्रांकुर भाग है, इस प्रांकुर भाग से इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई, जिसे हम भ्रूणीय अक्ष बोलेंगे। तो वो पार्ट, इस भ्रूण का वो पार्ट जो इस बीजपत्र स्तर से ऊपर हो, इतना सा, इसको तो हम क्या बोलेंगे? बीजपत्रोपरिक। और जो इससे नीचे होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बीजपत्राधार। ये जो बीजपत्राधार होता है ये कहाँ समाप्त होता है? जहां पर मूलांकुर की समाप्ति हो रही है। और मूलांकुर का कौन सा पार्ट होता है? जो आगे जाके रूट सिस्टम बनाए। ये मूलांकुर जिससे आवृत होता है उसे मूल गोप बोलते हैं। और ये जो बीजपत्रोपरिक भाग है ये कहाँ समाप्त होगा? तो ये वहां समाप्त होगा जहां प्रांकुर समाप्त होता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा इसमें क्या होता है? इसमें सर दो बीजपत्र पाए जाते हैं। बीजपत्र क्या करते हैं? तो बेटा बीजपत्र जो होते हैं वो खाने को संग्रहित करते हैं, ताकि जब बीज बनेगा और वो बीज जब जनन करेगा, बीज जब जर्मिनेट होगा बेटा, तो उस समय उसको भोजन चाहिए होगा, क्योंकि शुरुआती समय में वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। तो वो भोजन इसको कहाँ से मिलेगा? इस बीजपत्रों से मिलेगा। ठीक है, तो बीजपत्र की संख्या कितनी होती है सर? 2 होती है। क्लियर है क्या मेरी बात? क्या सारी बातें आपको समझ में आई? हाँ सर, सारी बातें समझ में आई। ठीक है, ये क्या होता है? कौन सा बीजपत्रोपरिक भाग है? कौन सा बीजपत्राधार है? किसको कैसे क्या बोलेंगे? क्या सारी बातें समझ में आई? बिल्कुल सर, सारी बातें समझ में आई। अब अगला आता है कौन सा? तो अगला आता है बेटा मोनोकोट एम्ब्रियो। क्या आता है? मोनोकोट एम्ब्रियो, जिसको हम
एक बीजपत्री भ्रूण भी बोलते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री भ्रूण भी बोलते हो आप इसको। क्लियर है क्या? जी सर, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये जो एक बीजपत्री भ्रूण होता है, इस एक बीजपत्री भ्रूण के बारे में कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि सबसे पहली बात सर, इसमें भी वही दो संरचनाएं होगी। कौन कौन सी? तो सर एक तो होगा वही भ्रूणीय अक्ष, और दूसरा होगा बीजपत्र। तो बेटा पहले यहां बीजपत्र की बात कर लेते हैं। बेटा यहां बीजपत्र जो होता है उसकी संख्या होती है एक ही बीजपत्र होता है। दूसरा बीजपत्र जो है यहां पे डीजनरेट हो जाता है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिकोरक। इंग्लिश में इसी को हम क्या कहते हैं सर? इंग्लिश में इसको बोला जाता है एपीब्लास्ट। क्या बोला जाता है? एपीब्लास्ट। तो अगर आपको ये एक्स देके पूछ ले और पूछे ये क्या है, तो आप बोल सकते हो सर ये अधिकोरक है या एपीब्लास्ट है। क्या होता है एपीब्लास्ट? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या है? ये भी कुछ ऐसा ही देखो, अगर आप ध्यान से समझो तो ये कैसा डायग्राम दिख रहा है आपको? सर एक ये था और एक बीजपत्र ये था, और बाकी चीजें तो वैसी की वैसी लग रही है ना। लेकिन ये क्या है? ये डीजनरेट हो गया। और बेटा ये जब डीजनरेट हो गया तो ये छोटा सा बच्चा होगा। आप देखो ना बेटा, ये अगर बड़ा होता तो ऐसा ही तो कुछ होता, तो ये छोटा सा बच गया है जिसको हम एपीब्लास्ट बोलते हैं। और तो इसमें एक ही संख्या होती है, और उस एक को भी बेटा जो घास फैमिली होती है, अगेन घास फैमिली क्या होती है? तो सर घास फैमिली यानी पोएसी, और पोएसी मतलब गेहूं चावल जो, तो उस घास फैमिली में इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो घास फैमिली में ये जो एक बीजपत्र है ना, इसको आप स्क्यूटेलम के नाम से जानते हो। ठीक है, ठीक है सर। अगली बात बेटा, अगली बात ध्यान से सुनिए। उसके अलावा बेटा इसमें क्या पाया जाता है? सर इसमें भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है। भ्रूणीय अक्ष के वही दो हिस्से हो जाते हैं। कौन कौन से? तो सर एक हिस्सा जो होता है उसे आप बीजपत्रोपरिक बोलते हो, और दूसरा जो हिस्सा होता है उसको बीजपत्राधार बोलते हो। सर बीजपत्रोपरिक जो हिस्सा होता है वो ऐसा हिस्सा होता है, बीजपत्रापरिक जो हिस्सा होता है वो सर ये वाला भाग है, ऐसे समझिए। वेट सेकंड, ये दिख नहीं रहा अच्छे से सर। ये जो स्क्यूटेलम है, इस स्क्यूटेलम, ये जो बीजपत्र जुड़ रहा है, इससे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसे बीजपत्रोपरिक बोलेंगे, इस वाले हिस्से, है ना। और इससे नीचे वाला जो हिस्सा होगा, भाई इसको तो आपने क्या बोल लिया सर? इसको तो हम बोलेंगे बीजपत्रोपरिक, और इससे नीचे जो भी हिस्सा होगा उसको बोलेंगे बीजपत्राधार। ठीक है, तो बीजपत्रोपरिक जो है वो कहाँ समाप्त होता है? जहां पर प्रांकुर भाग समाप्त हो रहा है। पहली बात तो कौन सा? तो सर लेवल ऑफ कोटियोलेडन, बीजपत्र स्तर से ऊपर, इसको लेवल ऑफ कोटियोलेडन भी बोलते हैं, से ऊपर वाला भाग। और ये क्या है? तो सर लेवल ऑफ कोटियोलेडन जो होता है उससे नीचे वाला भाग, लेवल ऑफ कोटियोलेडन जो होता है से नीचे वाला भाग। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा लेवल ऑफ कोटियोलेडन से ऊपर वाला भाग, लेवल ऑफ कोटियोलेडन से नीचे वाला। बीजपत्रोपरिक कहां समाप्त होता है? तो सर ये समाप्त होता है कहां पर? सर ये प्रांकुर की समाप्ति पर। जहां प्रांकुर समाप्त होगा वहां ये भी समाप्त होगा, और ये बेटा मूलांकुर की समाप्ति पर। ठीक है, उसके बाद बेटा ये प्रांकुर भाग जो है एक बीजपत्र के अंदर
एक आवरण से ढका हुआ रहता है जिसे हम प्रांकुर चोल बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, वो आवरण बेटा अपरिपक्व कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे आप प्रांकुर चोल के नाम से जानते हो, ठीक है। और ये मूलांकुर जो है ये एक आवरण से ढका रहता है, उस आवरण को आप मूलांकुर चोर के नाम, मूलांकुर चोल के नाम से जानते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये मूलांकुर जो है पहले मूल गोप से आवृत होगा, और ये दोनों ही फिर जिससे आवृत होंगे उसे हम मूलांकुर चोल बोलेंगे। तो कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है बेटा, एक बार सवाल भी आया हुआ है, तो ध्यान रखना पहले होगा मूलांकुर, फिर होगा मूल गोप, और लास्ट में क्या होगा, मूलांकुर चोल, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसके अंदर जो है आपको भ्रूणपोष भी देखने को मिल जाता है, तो उसको आप क्या कहते हो, भ्रूणपोष बोलते हो। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, भ्रूणपोष, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? इसको ध्यान से देखो। ठीक है बेटा, तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा भ्रूण वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए हमने क्या क्या देखा, अगर मैं आपको पीछे से बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग में जो है बेटा आपको बताया था अलग अलग स्टेज के बारे में, यहाँ तक मोनोकोट डाइकोट में सेम होता है। उसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में, जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है उसमें कौन सा पार्ट बीजपत्रोपरि, कौन सा बीजपत्राधार होता है उसके बारे में। और फिर बेटा उसके बाद हमने पढ़ा एक बीजपत्र भ्रूण के बारे में। तो यहाँ कुछ बातें एक्स्ट्रा आई है, जैसे प्रांकुर के ऊपर एक चोल आ गया है जिसको प्रांकुर चोल बोलते हैं। ऐसे ही बेटा मूलांकुर वाला भाग जो होता है उसके ऊपर एक कवरिंग आ गई, उसको मूलांकुर चोल बोलते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये वाला भाग जो है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये वाला जो भाग है इसको आप बोल रहे हो क्या, प्रांकुर। बेटा इसी को हम इंग्लिश में प्लेम्यूल बोलते हैं, और इस वाले भाग को आप बोल रहे हो मूलांकुर। क्या बोल रहे हो, मूलांकुर। बेटा इंग्लिश में इसी को हम रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। अब प्रांकुर के ऊपर जो चोल आया, जो आवरण आया, उसे आप क्या बोलोगे सर, उसे हम बोलेंगे प्रांकुर चोल। क्या बोलोगे सर, उसे हम बोलेंगे प्रांकुर चोल। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रांकुर चोल, ठीक है। तो ये हो गया प्रांकुर चोल। बेटा इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलेप्टाइल। और मूलांकुर वाला जो भाग होता है उसके ऊपर जो एक पार्ट पाया जाता है उसको हम पहले बोलते हैं बेटा मूल गोप। इसी को हम इंग्लिश में रूट कैप बोलते हैं बेटा। और इन दोनों के ऊपर जो कवरिंग पाई जाएगी उस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे सर, उस कवरिंग को हम बोलेंगे क्या सर, उस कवरिंग को हम बोलते हैं मूलांकुर चोल, ठीक है। और इनके बीच में जो इमेजिनरी लाइन पाई जा रही है उसको बोल रहे हैं भ्रूणीय अक्ष। अब अगर वो भ्रूणीय अक्ष साइड में निकल रहे कोटियोलेडन के लेवल से ऊपर है तो बीजपत्रोपरि, और नीचे है तो बीजपत्राधार, ठीक है। तो इससे भी आप आराम से समझ सकते हो। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है बेटा, ठीक। अब बेटा ये जो भ्रूण है ये किस तरीके से बीज बनाता है, तो बीज कैसे बनता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।